हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स एंड रैंक 1 आ रहा है इन IBPS PO प्री रीजनिंग के सेक्शनल मॉक में। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर कर लेती हूँ सो दैट आपको भी 40 ना सही तो 35 प्लस स्कोर करने में बहुत आसानी हो। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपने कौन से क्वेश्चंस को प्रेफरेंस पहले देनी है और कौन से क्वेश्चंस को लास्ट पे करना है, जिससे आप भी 35 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सको। बट इन सबसे पहले बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे मेरी स्ट्रेटजी कुछ और है, आपकी स्ट्रेटजी क्या पता कुछ और हो। जितनी अच्छी स्ट्रेटजी आप अपने लिए बना सकते हो ना, उतनी अच्छी स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं बना कर दे सकता। बिकॉज आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। बट क्या पता कि मेरी ये स्ट्रेटजी आपको फ़ायदा दे अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने में। हर एग्ज़ाम में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, जिस स्ट्रेटजी से हम क्वेश्चंस को करते हैं, जिस फ्लो में हम क्वेश्चंस को करते हैं, तभी हमारे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आते हैं। ऐसे ही नहीं कि हमने पेन उठाया और हम क्वेश्चंस करने बैठ गए। हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए ही चाहिए होती है जिससे हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। हमारे पास रीजनिंग का यही सिलेबस है ना, इन्हीं चैप्टर्स में से हमें क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जब भी हमारे पास एग्ज़ाम में पेपर ओपन होगा, अब जब भी हमारे पास एग्ज़ाम में ये रीजनिंग का सेक्शन ओपन होगा, तो आपने सारे क्वेश्चन को लाइन वाइज ही करते जाना है। ये नहीं कि आप एक टॉपिक पे हो डायरेक्ट आपने सर्च कर करके दूसरे टॉपिक पे जंप कर लिया, नहीं, हमने चलते लाइन वाइज ही जाना है। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ना है, स्किप करना है कि मैं ये टॉपिक्स एंड पे करूँगा। मैं अपना बताती हूँ मेरे लिए वो कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ और एक ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। आप में से शायद बहुत बच्चा ऐसा करता भी हो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले वो चीज़ें को करना प्रेफर करती हूँ एग्ज़ाम में जो मुझे पता है मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जिनसे मुझे पता है कि मैं नंबर निकाल लूँगी। बट इन टॉपिक्स को, ये दो टॉपिक्स को करने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लगता है। कब? जब मैं इसको बीच में करूँ। बीच में जैसे कि कोई पज़ल आ गया, फिर मैं इन दो टॉपिक्स को करने लगी, फिर मैं पज़ल पे मूव कर रही हूँ, नहीं, तब मुझे थोड़ा सा इन पे टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कि जब मैं इन दोनों टॉपिक्स को बाद में करूं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये दोनों टॉपिक्स को हमें थोड़ा सा स्क्रीन के पास जाकर करना पड़ता है। जैसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ में हम काउंट करने लग जाते हैं, हम सिम्बल्स को ड्रॉप करने लग जाते हैं, ठीक है, इवन नंबर ड्रॉप हो जाते हैं, ऑड नंबर काउंट करने होते हैं, तो वो थोड़ा सा स्क्रीन के पास जाने वाला काम हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी, चाइनीज़ कोडिंग में ऐसा ही होता है। ये नहीं कि हम इनसे नंबर नहीं निकाल सकते, बट हमें थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लगता है। आपको भी फील होता होगा जब हम मॉक के बीच करते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को मैं एंड पे करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जब मेरा सारा कुछ हो जाता है तब मेरे मन में टेंशन नहीं होती कि मेरे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पढ़े हैं, नहीं, तब मेरे से इवन ये जल्दी हो जाते हैं, उनसे भी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरी तो ये रहती है इन दो टॉपिक्स को लेके स्ट्रेटजी कि मैं इनको लास्ट पे करूं, एंड पे करूं। अब बाकी सुनो मैं क्या करती हूँ। जैसे सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, पहले मैं वो करने लग जाती हूँ। इनइक्वालिटी करती हूँ, डिस्टेंस डायरेक्शन आपने करना है। ये नहीं कि पहले ये ढूंढ के सारे क्वेश्चंस करने हैं, लाइन वाइज चलते जाओ, जो चीज़ आती जाती है, ठीक है। अब रही बात सीटिंग अरेंजमेंट की और पजल की। पजल में अगर कोई डाटा वाली आ जाए ना, पजल डाटा बेस्ड, ईयर बेस्ड आ जाए, मतलब जिनमें डाटा का खेल हो, नंबर्स का खेल हो, कि इतने कहते हैं ना ABCD, ऐसे होता है कि B और C में जो ऐड करते हैं वो D है, या इनका माइनस करते हैं तो A है, जो भी है, ठीक है, ऐसा तो आप समझ ही गए होंगे। ईयर बेस में दिया होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 6-7 नंबर दिए होंगे और उनको हमें अरेंज करना होगा 3 किसका है। तो वो भी जो पजल है ना, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। तो कोई भी अगर डाटा बेस्ड वाली पजल आ जाए, वो भी मैं एंड पे करना प्रेफर करती हूँ। आप ये देखो कि मुझे कितनी क्लैरिटी से पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ऐसा ही आपको भी पता करना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सी हैं और वीक पॉइंट्स कौन सी हैं। जैसे मुझे पता है कि एक तो कोडिंग डिकोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, ये मैं एंड पे करती हूँ। एंड पे करने का ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें से एक क्वेश्चन भी छोड़ दूँ, नहीं, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ती नहीं हूँ।
ठीक है, एंड पे करती हूँ बस टेंशन फ्री होके। और एक डाटाबेस वाली पजल आ जाए वो एंड पे करती हूँ, वो तो हमारी किस्मत है आनी ना आनी, ठीक है। और एक बचा ये ब्लड रिलेशन, ये आपको सबसे एंड पे करना है। अगर डाटाबेस वाली पजल आती है मैं पहले वो करती हूँ, फिर ये 2 टॉपिक करती हूँ, फिर ये करती हूँ। आपने बिल्कुल एंड पे करना है ब्लड रिलेशन, क्योंकि बहुत ट्रिकी ब्लड रिलेशन आता है। आप मॉक लगाते होगे या जिसने पिछली बार पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। ये आपने करते जाना है। और कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट या पजल आ जाए बीच में वो छोड़नी नहीं है कि आप वैसे ही छोड़ते जा रही हो, मैं पहले वो अलग टॉपिक्स कर लूँ, नहीं। उन्हीं में से हमें नंबर निकालने हैं, हमें नंबर ग्रैब करने हैं। ये 2 टॉपिक्स ही तो मात्र ऐसे हैं जो हमें नंबर देंगे। और पेपर में बच्चे क्या करते हैं, इसी को स्किप कर करके कि मैं पहले मिसलेनियस कर लूँ, नहीं। कोई भी एक तरह की पजल में आप वीक हो सकते हो, बट ये तो नहीं कि सारी तरह के पजल में ही आप वीक होगे। जैसे मुझे थोड़ी सी डाटाबेस वाली पजल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं सच बता रही हूँ, 1-2 मिनट लग जाते हैं। बट ये नहीं कि मेरी बाकी सारी पजल सारी सिटिंग ही वीक है। तो ऐसे आपको भी पता करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सी हैं और वीक पॉइंट्स कौन सी हैं। फिर ही हम अटेम्प्ट करेंगे ना 35 प्लस मार्क्स। आपने स्लोप किया, इनइक्वालिटी की, डिस्टेंस डायरेक्शन की, जो जो आता गया फ्लो में करते जाना है। अगर किसी को फ्लैट प्लस फ्लोर डिफिकल्ट लगती है, किसी को कोई, वो एक बचा लो कि हम एंड पे करेंगे। और अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग को एंड पे करना प्रेफर करो बस। बाकी तो हमने लाइन वाइज करते जाना है, बस ये 2 टॉपिक्स ही हैं मेन तो। और ब्लड रिलेशन तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ के आ जाते हैं, एंड पे टाइम है करो वरना ना करो, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है ब्लड रिलेशन। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ करते हुए मेरी नज़र नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड पे भी होती है कि मैंने कितने कर लिए, मेरे कितने रह गए। जो भी मैं करती हूँ मैं पूरी एक्यूरेसी के साथ करती हूँ, तो आपने भी सारा कुछ एक्यूरेसी के साथ ही करना है। ये नहीं कि आप स्पीड पे फोकस करो, हमने फोकस एक्यूरेसी पे करना है, ठीक है। और मैं आपको एक एडवाइस और भी दे दूं बेटा, कि जब भी आप चाहे प्रैक्टिस मॉक करते हो, चाहे एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, आपके पास ऊपर टाइमर में 8 मिनट रह गए ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि अब तो 8 मिनट रह गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको ये सोचना है कि अभी तो 8 मिनट पड़े हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी तो 8 मिनट पड़े हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं हमारे रिजल्ट में। आपने बस पॉजिटिव रहना है। तो मैं अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी एक बार सम अप कर दूं कि क्या मैं सारा कुछ लाइन वाइज करती चलती हूँ। अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग को मैं बिल्कुल एंड पे करती हूँ। पजल कभी आती है डाटाबेस, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर शिफ्ट में हर बार मेरे एग्ज़ाम में डाटाबेस वाली पजल आए ही आए। बस मेरा ध्यान ये रहता है कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग को मैं एंड पे करूँ, और एंड पे मेरे से ये टॉपिक बहुत ईजिली बन जाते हैं। मैं ये टॉपिक बीच में इसीलिए नहीं करती क्योंकि मुझे होता है मैं बाकी चैप्टर से अपने नंबर निकालूं, ये टॉपिक तो मेरे से हो ही जानी है। फिर ये टॉपिक करते हुए मेरे दिमाग में बाकी क्वेश्चंस की टेंशन ना रही। और ब्लड रिलेशन तो करना ही एंड में है, मतलब अल्टीमेटली ये 3 टॉपिक हमें एंड पे ही करने हैं। बाकी सारा कुछ आपने फर्स्ट पे करते जाना है। और थोड़ी सी एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में चीज़ें आप गलत कर दो। आप सारा कुछ करके आओगे, सारा कुछ अच्छा ही करके आओगे, आपका पेपर अच्छा ही होगा। अभी बहुत दिन पड़े हैं। अगर मेरी स्ट्रैटेजी से थोड़ा बहुत कुछ समझ आता है, एक बार वैसे मॉक लगाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कुछ फ़र्क आया या नहीं आया। और अगर आप मुझे मॉक लगाते हुए देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं आपके लिए एक मॉक ज़रूर लेकर आऊँगी। और प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो या अगर आपको ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।